जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 13 सितंबर प्रथम पाली का पेपर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, कोरबा कोयला खदान क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा कोयला खदान क्षेत्र स्थित है। और भी अन्य खनन क्षेत्रों को देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रायगढ़ कोयला क्षेत्र यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सुंदरगढ़ और संबलपुर कोयला क्षेत्र जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। कोडरमा अभ्रक क्षेत्र जो कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक कोडरमा में के पहाड़ी से निकलता है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। खेतड़ी का तांबा उत्खनन क्षेत्र जो कि राजस्थान में है और तांबा का सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान राज्य में होता है, वह खेतड़ी के खान से ही होता है दोस्तों। पश्चिमी सिंहभूम जो कि यूरेनियम के उत्खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिला यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला एक प्रश्न पूछा गया आर्ट एंड कल्चर का। यह हमने पिछले शिफ्टों में भी यह प्रश्न करवाया था और आज भी यह प्रश्न पूछ दिया गया। छऊ लोक नृत्य किस राज्य में नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया हुआ था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता मध्य प्रदेश राज्य में छऊ लोक नृत्य नहीं किया जाता है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड यह तीनों राज्य में छऊ लोक नृत्य होता है। आगे देखते हैं, सरायकेला छऊ नृत्य होता है झारखंड में, और मयूरभंज छऊ के नाम से उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, और पुरुलिया छऊ होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। और भी अन्य कई लोक नृत्यों को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा में होता है धमाल लोक नृत्य। उत्तराखंड में याद रखेगा छोरा, छपेली, छोलिया और थाली, यह चारों लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य में होता है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य का नाम है रऊफ। भांड पाथेर तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य देखते हैं युद्ध नृत्य के नाम से, मुखौटा नृत्य और बुइया, यह तीनों लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे जी। और मंगल पांडे ही 1857 की क्रांति का विद्रोह किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है शहर और उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे, किस किस शहर थे? तो याद रखिएगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे, बिहार से कुंवर सिंह जी कर रहे थे, बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे, और 1857 की क्रांति बनारस से नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली जी। और पटना से खासकर पूछ लिया जाता है तो पीर अली नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, हमें जैसे कि पता है। ग्वालियर से कर रहे थे तात्या टोपी जी, और कानपुर से नाना साहेब जी के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। इलाहाबाद शहर की बात करें तो इलाहाबाद से लियाकत अली जी। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? तो यह सेंसेक्स से प्रश्न इजी पूछ दिया गया। तो सभी को पता है 121 करोड़ 2011 के जनगणना अनुसार भारत का आबादी है। अभी भारत टॉप 1 पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पे जनगणना की दृष्टि में चल रहा है। जनगणना का लघु विभाजक साल पूछ दिया जाता है तो 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला देखते हैं, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो अगर यह प्रश्न अगले शिफ्टों में बनेगा तो 1931 में जाति आधारित पहली बार जनगणना की गई थी। भारत में पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई? तो 1872 में लॉर्ड के कार्यकाल में यह पहली बार जनगणना की गई थी, और लॉर्ड मेयो की हत्या हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से देखेंगे तो दादरा एवं नगर हवेली है। और राज्य कौन सा है जो कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे पीछे है? तो बिहार राज्य है। और सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछ दिया जाएगा तो केरल राज्य है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से तो दिल्ली है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा केंद्र भारत का राज्य कौन सा है जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा साथियों तो थाने जिला है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या
वाला राज्य सभी को पता है, उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो 2001 हमारा राइट आंसर हो जाता। 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। पिछले शिफ्टों में एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ऐ मेरे वतन के लोगों यह गीत किसने गाया है? तो लता मंगेशकर के द्वारा ही ऐ मेरे वतन लोगों का गीत गाया गया था। और 2001 ईस्वी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी साथ में दिया गया था, यह शहनाई वादक बजाते हैं। 2001 में लता मंगेशकर जी को और बिस्मिल्लाह खां दोनों को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत 1954 से हुई है और पहली बार 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CV रमन। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला एक प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा गया था, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत ने किस देश को हराकर विजय बना है? तो लेबनान देश है जिसे 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप हराकर भारत विजय बना है। भारत यह पुरुष का फुटबॉल खेल है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। यह लेबनान को भारत ने हराया है कितने से? तो 2-0 से, यानी कि भारत ने 2 गोल किए और लेबनान एक भी गोल नहीं किया था और हार गया था। अगला देखते हैं, यह फाइनल मुकाबला पूछा जाएगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? तो यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। अगला एक प्रश्न अभी हमने देखा, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाता शहनाई। 1961 में पद्म श्री से नवाजा गया बिस्मिल्लाह खां जी को, 1968 में पद्म भूषण दिया गया और 1980 में पद्म विभूषण दिया गया और 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। पूछा जाता है प्रश्न बिस्मिल्लाह खां से कि 1950 में गणतंत्र दिवस में लाल किले पे शहनाई किसने बजाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां ही शहनाई बजाए थे उस टाइम पे। देखते हैं यहाँ प्रश्न पूछा गया साथियों, कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों का शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन में सोनल मानसिंह दिया हुआ था, यह हमारा सही उत्तर हो जाता। वह 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र प्राप्त करने वाली थी। 1992 में पद्म भूषण दिया गया सोनाली मानसिंह जी को, यह सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया। 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। 2003 में पद्म विभूषण दिया गया किन्हें? तो सोनाली मानसिंह को। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की साथ में नृत्यांगना है। मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और याद रखिएगा मल्लिका साराभाई जो कि हैं विक्रम साराभाई जी की पत्नी। अगला प्रश्न पूछा गया स्पोर्ट्स से ही, विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? तो इन्होंने 2 पदक जीते हैं विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो हमारा राइट आंसर 2 पदक हो जाता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी विनेश फोगाट। अगला एक प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर हमारा सुभाष चंद्र बोस हो जाता। सुभाष चंद्र बोस ने ही पटाभी सीतारमैया को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हराए थे। और पटाभी सीतारमैया जी को कौन खड़ा किए थे? तो महात्मा गांधी जी। और त्रिपुरी कहाँ स्थित है, यह प्रश्न पूछा जाएगा तो जबलपुर मध्य प्रदेश में यह स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने यह त्याग पत्र दे दिए थे त्रिपुरी अधिवेशन से। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखक अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है। और भी ऑटोबायोग्राफी से प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी सौरभ गांगुली जी का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज सिंह का है। और प्लेइंग इट माई वे यह ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर जी का। एक प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके से,
विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी को पता था, आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह का नाम पूछा जाएगा तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा राइट आंसर। यह पूछा जाता है कि भारत विशाखापट्टनम बंदरगाह किस तट पे स्थित है? तो कोरोमंडल तट पे यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजगीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता बिहार के नालंदा जिले में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव पूछा जाता है तो राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कल यह प्रश्न पूछा गया था। मरु महोत्सव यह जैसलमेर राजस्थान में ही मनाया जाता है। देखते हैं अगला, सूर्यकुंड मेला जो कि फरीदाबाद जिले में लगता है, यह हरियाणा राज्य से में संबंधित है। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से ही पूछा गया, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन ओमान में किया जाएगा, जिसमें कुल टीमों की संख्या 10 होगी, जिसमें भारत भी भाग लेगा। और बात करें यहाँ हॉकी विश्व कप की तो इसका जर्मनी विजेता रहा है। इसका आयोजन उड़ीसा बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया था। सबसे पहला मानसून कहाँ आता है? यह एक प्रश्न पूछा गया तो केरल राज्य में पहला मानसून आता है। और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पहले भारत के केरल राज्य के तटीय पश्चिमी घाटों को हिट करती है। यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में पहला बार प्रवेश करता है तो यह केरल राज्य में ही प्रथम बार आता है। और लौटते हुए मानसून से बारिश किस राज्य में होता है? याद रखिएगा, यह तमिलनाडु राज्य में लौटते हुए मानसून से बौछार बारिश होती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था साथियों। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रस्तुत किए थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, कैमरे का जो डायफ्राम जिस प्रकार कार्य करता है मनुष्य की आंखों में उसी तरह कौन सा अंग कार्य करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा आइरिस दिया हुआ था, जिसे हम पुतली कहते हैं। साथियों यही सभी प्रश्न बने थे इस शिफ्ट में, जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। हमारे इस एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको सही लगा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।